नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन बनियाल। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम के मार्फत HIV एड्स से संबंधित तमाम पहलुओं पर जो रोकथाम के उपाय, जागरूकता की बात और तमाम सारे विषयों को लेकर लगातार बातचीत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है HIV एड्स की जागरूकता में सामाजिक संगठनों की सहभागिता। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति है। निष्कर्ष और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से हम जो HIV एड्स के खिलाफ जो एक अभियान है उसको किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा पाएं ताकि हर आदमी खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे। आज के इस खास कार्यक्रम में इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। रविशंकर बिष्ट हैं, सहायक निदेशक युवा कार्यक्रम के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉरेंस सिंह हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है होप संस्था के, जो कि होप संस्था जो कि लगातार 12 सालों से HIV एड्स के जो विषय उसको लेकर काम कर रही है। हम आज की इस चर्चा में उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगी। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है रविशंकर बिष्ट जी से है, जो अभी तक हम अपने इस कार्यक्रम में लगातार बात करते रहे कि किस तरीके से HIV एड्स की चीज़ें रहती है, किस तरीके से रोकथाम के उपाय रहते हैं, लेकिन जो एक आज का जो विषय है, आज जो मतलब एक हिसाब से हम देखें कि तकनीकी विषय नहीं है, गैर तकनीकी विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि सामाजिक संगठन, समाज की भूमिका, तमाम सारी चीज़ों को इंगित करता है। तो रविशंकर जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आप इस अभियान को पूरा चलाते समय जो सामाजिक संगठन है उनकी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार जो है पूरे प्रदेश भर में HIV एड्स कार्यक्रम की पहुंच जन जन तक बनाने के लिए बहुत अच्छा कार्य इस समय कर रही है। बावजूद इसके अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों में और हर घर तक हमारी पहुंच बने, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों की भूमिका जो है वो बहुत बहुत अहम हो जाती है जी। तो खासकर जैसा HIV और एड्स एक ऐसा विषय है जिसमें आजकल लोग खुल करके बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरा मानना ये है कि सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है वो बहुत बहुत अहम है। निश्चित तौर पर आप अपनी जो रोज़मर्रा की कार्यशैली में ये भी देखते होंगे कि जो चीज़, जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो कभी कभी आपसे ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका में सामाजिक संगठन उस मैसेज को कन्वे करने में सफल रहते हैं। बिल्कुल, कि कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कि सरकार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकती है जी। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी पॉपुलेशन के बीच में सामाजिक संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत अच्छे से पहुँच बना लेते हैं और वहाँ से भी हमें जो सोर्सेज मिलते हैं, डेटा मिलता है, फिर उस पर फर्दर गवर्नमेंट जो है वो और अच्छा बेहतर कार्य करने में सक्षम हो पाती है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का जो तालमेल है वो HIV एड्स प्रोग्राम के अंदर तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अपने आप जी। लॉरेंस सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, आपकी संस्था का नाम ही जैसे कि एक बहुत उम्मीद जगाता है कि होप संस्था है। HIV एड्स से लड़ते समय हम एक अच्छी स्थिति पाए, ये एक उम्मीद हम सबकी है, हमारी कोशिश भी है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है, अपनी संस्था के बारे में बताइए कि किस तरीके से जो एक ये महाअभियान है उसमें किस तरीके की आप अपना योगदान कर रहे हैं। जो होप संस्था है 12 साल से HIV एड्स के क्षेत्र में कार्य कर रही है जी। और हमारा 3 लेवल का कार्य है जी। एक तो बहुत ही जहाँ पे स्कूल हम बोलेंगे एडोलसेंस जहाँ पे पॉपुलेशन है जी। उसके बाद जो लोग कार्य करते हैं वर्क प्लेस में जी। उनके साथ, और एक वो पॉपुलेशन है जो इस HIV से ग्रस्त हो गए उनके साथ जी। तो अगर हम तीनों पहलू को ले, जो स्कूल है, स्कूल में हम समुदाय को भी लेंगे। स्कूल में हम पूरे जो भी इंटरवेंशन है स्कूल के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, ये चाहे तो हम स्कूल में जो रेड रिबन क्लब के माध्यम से और वुमेंस क्लब के माध्यम से या बच्चों के अपने क्लब से, उनके माध्यम से उन्हें ये बताएंगे HIV के खतरे क्या हैं जी और इससे कैसे बचा जा सकता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद बच्चे ने पढ़ लिया और वो नौकरी में चले गए, और ऐसा ना हो कि वो विषय छूट जाए। जब ये है कि जहाँ इंडस्ट्रीज़ का है, CIA उसके साथ मिलके या बहुत से कॉर्पोरेट हैं उनके साथ मिलके, और वो हमें बुलाते हैं कि आप आइए, हम अपना टाइम देंगे और हमारे जो भी हमारे स्टाफ है इन्हें बताइए, एम्प्लॉय, क्योंकि वो भी एक अहम है। वहाँ पे जेब में पैसा आ गया, उनके पास सब कुछ है, वो कर सकते हैं, घर से दूर हैं, लेकिन उन्हें अगर उसी समय आप मस्ती करिए, आप अपना जीवन अच्छे से गुजारिए, मौज मस्ती भी करिए, लेकिन HIV एड्स से भी बचिए। कैसे बचिए वो बताते। उसके बाद जब एक ग्रस्त हो गया, एक को HIV एड्स
से ग्रस्त हो गए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसके बाद उसे क्या केयर की ज़रूरत है, अपने आप को कैसे देखेगा। और सेम टाइम बहुत से ये होता है, ये तो किसी के द्वारा मुझे मिला जी, अब मैं भी छोड़ूंगा नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव लिविंग कैसा है, पॉजिटिव लिविंग कैसा है, उसका दृष्टिकोण बदलना। जो ये दुख है उसे, क्योंकि उसे जैसे ही पता लगता है, उसके जमीन पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। बहुत हमने ऐसे केसेस देखे, हमने टेस्ट करवाया। अगर HIV से ग्रस्त आदमी था तो हम बताते कि महिला भी करे, महिला ने टेस्ट करा, जब पता लगा जी, तो कैसे उस पहाड़ टूट जाने वाली स्थिति जी। और उस दौरान उसे ये बताना कि जो हो गया हो गया जी, आपको कैसे जीना है, अपना जीवन काल कैसे आगे बढ़ाना है। सेम टाइम समाज के प्रति जी, आपका गुस्सा वाला व्यवहार ना हो, और आपको पॉजिटिव लिविंग के साथ कैसे आगे जिया जा सके। तो इन सब क्षेत्रों में, या HIV एड्स के विभिन्न क्षेत्रों में, या आप स्टेप्स बोलिए, इसमें हमारी संस्था 12 साल से कार्य कर रही, निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी करेगी जी। बहुत सही, आपसे बातचीत के बाद काफ़ी आपकी संस्था का एक पूरी पिक्चर क्लियर हुई। रविशंकर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सामाजिक संगठनों की भूमिका है उसकी अहमियत को आपने माना है, लेकिन जो आप, जैसे आप स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरीके से जो सामाजिक संगठनों को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद है वो आपका पूरा हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की कवायद है। देखिए, जहाँ तक HIV एड्स कार्यक्रम की बात है, तो इसमें आज की डेट में हमारे पास लगभग 34 ऐसे NGOs हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य क्षेत्र भी सबका अलग अलग है। जैसे अभी लॉरेंस जी ने बताया है कि अगर कोई HIV एड्स व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो कई बार वो हमारे पास आने में भी हिचकता है ना। तो ऐसे जो हमारे सामाजिक संगठन है, ये लोग उनके पास तक जाकर के उन पहुंच बनाते हैं, उनको हमारी योजनाओं के बारे में बताते हैं कि भाई सरकार ने आपके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हुई है, आप इनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने की जहाँ पे बात आई, तो उसमें भी निरंतर रूप से जो हमारे NGOs हैं वो कार्य करते रहते हैं क्षेत्रों में। तो इनको मतलब सरकारी जो हमारी संस्था है उसके साथ इनको जोड़ के रखना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हमारे ART सेंटर्स हैं, तो वहाँ तक HIV पॉजिटिव अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम तो अपनी तरफ से पहुँच बनाते ही हैं, मगर साथ साथ हमारे जो NGO के पार्टनर्स हैं वो भी उनके पास तक पहुंच करके उनको बताते हैं कि अगर आप ये जो ART आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अगर छोड़ रहे हैं तो इसके क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में हमारा जो NGO सेक्टर है वो कई मल्टी लेवल वर्क जो है हमारे साथ मिलकर के करता है। आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम इस समय कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा में मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दिल या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल मेरे लॉरेंस सिंह जी जो हमारे साथ हैं बने हुए इस कार्यक्रम में है। आप एक NGO के तौर पे काम करते हैं और लगातार हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपका जो NGO स्थापना हुई होगी उस वक्त जो एक स्थिति थी, जैसे आपका निश्चित तौर पर पहले तो हम ये भी जानना चाहेगा कि आपकी जो NGO की स्थापना हुई, क्या उसका एकमात्र विषय एड्स और जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनकी जागरूकता का ही था, या दूसरे तमाम विषय भी थे उनके साथ आप जुड़ते हुए आपने शुरू किया, लेकिन बाद में आपने ये आवश्यकता महसूस करी कि HIV एड्स का जो मामला है इसके साथ हमको ज़्यादा सक्रियता से जुड़ना चाहिए। तो पूरा ये पृष्ठभूमि हम आपकी संस्था की जानना चाहेंगे। जी, हमारा ये शुरू से मानना है, सरकार के बिना भी हम अधूरे हैं जी, क्योंकि सरकार पूरा टेक्निकल सपोर्ट है। अगर देखा जाए जी, अगर जो भी सरकार की योजनाएं हैं जी, अगर वो टेक्निकल सपोर्ट ना दे हमें तो हम भी अधूरे हैं जी। तो सरकार के साथ तालमेल NGO का होगा ही होगा या रहेगा।
स्टैंड अलोन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब संस्था शुरू हुई तो हेल्थ एक विषय था, हेल्थ के साथ HIV जुड़ गया, तब से हम इसमें जुड़े हुए। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मुद्दा है सामाजिक संगठनों का और इसमें क्या योगदान है, अगर हम 2006 में देखें 50 लाख के करीबन HIV का वो था, इससे जो ग्रस्त थे लोग, आज की डेट में वो 20 लाख हो गया। वो क्या हुआ? कोई ऐसा मैजिक तो नहीं हुआ, जादू नहीं हुआ कि उड़ गए। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत हुई, हर लेवल में मेहनत हुई। अगर हम उसमें देखें हमारा सहयोग क्या, अगर आप हो जाए तो पॉइंट 00 है, लेकिन करी मेहनत, मिलके बहुत मेहनत करी। और आज जो लोग ग्रस्त हैं, एक तो ये रोकथाम भी हुई अगर आप आंकड़ों से देखें, लेकिन जो लोग ग्रस्त हो गए उनके लिए क्या है, क्या प्लान है? उनके लिए यही है कि उनका जीवन आगे कैसे निरंतर चले, और उन्हें परिवार में बच्चों की चिंता रहती है, मेरे बाद बच्चों का क्या होता। तो बच्चों को अभी कहीं ना कहीं दोनों मिलके, सरकार और NGO मिलके उनके बच्चों का भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा के बाद चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उससे जोड़ना है, ताकि उसे भी लगे हाँ मैं भी मुख्य धारा में हूँ, सरकार मेरे साथ है, NGO मेरे साथ है। और सेम टाइम फॉलोअप जरूरी है जी। 1 महीने 2 महीने की दवाई मिलती है, वो चला गया चमोली के वो दूरस्थ गांव में चला गया जी। अब आने के लिए कुछ नहीं है जी। वो तभी आएगा जब उसके पास आने का किराया हो जी। अब वो देहरादून तभी आएगा जब किराया हो, यहाँ पे इसलिए भी आएगा यहाँ रुकने का साधन हो। यहाँ पे कम्युनिटी केयर सेंटर हम चलाते हैं, वो भी 2009 से हम चला रहे। पहले नाको के द्वारा था, ग्लोबल फंड की फंडिंग थी, फिर यूसैक्स हमेशा हमारे साथ है, चाहे फंडिंग किसी की भी हो, टेक्निकल सपोर्ट यूसैक्स का। तो लोग यहाँ पे इसलिए आए कि 500 रुपये में आना जाना है, और ऊपर से रहने का 2 दिन का 3 दिन का जांच का चेकअप का वो खर्चा बच जाएगा। तो ये आता कहीं ना कहीं हमने उसे छोड़ा नहीं कि आप ठीक है अब इससे ग्रस्त हो, ये दवाई लो और दिखाने आ जाना, जब नहीं पूरा फॉलोअप होता। नहीं आया तब भी फॉलोअप होगा, क्यों नहीं आया। तो कहीं ना कहीं NGO की भूमिका शुरू से भी है। अब एक ग्रस्त हुआ, वो ग्रस्त कब हुआ? जब NGO ने एक मुहिम चलाई, आज ब्लड डोनेशन डे, वहाँ पे कहीं वहाँ पे पता लगा, या NGO ने कोई दूसरी मुहिम चलाई, ICTC है, वहाँ पे चेकअप से करवाया, तो वहाँ पे पता लगा कि वो ग्रस्त है। ग्रस्त के बाद ART सेंटर में एनरोल करा NGO के माध्यम से, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट सरकार साथ साथ है जी। ART नहीं है, हम कहीं कहाँ ले जाएंगे जी। तो सरकार भी है, हम भी हैं, ART लाए, वहाँ से उसे CD4 की जांच हुई। उसके बाद अगर उसे वहाँ से पता लगता है कि इसे दवाई लेनी है, नहीं लेनी है, तो वो घर जाएगा, उसे बताते हैं कि 6 महीने बाद आना। अगर ज़रूरत है उसी समय दवाई स्टार्ट होती है। कम्युनिटी केयर सेंटर में रहता है, 5 दिन रहता है हमारे सेंटर में। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जब दवाई शुरू करता है, वो कंट्रोल करते हैं। जब कंट्रोल हो गए तब हम गाँव भेजते हैं, उसके घर भेजते हैं। तो ये सारी भूमिका अलग अलग है, लेकिन सरकार और NGO साथ साथ है जी। अलग कोई नहीं है, एक के बिना हम अधूरे हैं, हम दोनों साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रविशंकर जी, एक जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने अपनी बातचीत में भी एक शब्द का जिक्र किया था, हिचक। और हम आमतौर पर देखते भी हैं कि HIV/AIDS के लिए हम जितनी भी बात कर ले, जागरूकता की बात भी कर ले, लेकिन जो प्रभावित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो बहुत एक तो अपनी बीमारी से खुद भी डरा रहता है, लेकिन और एक दूसरी चीज़ से जो वो डरा रहता है, वो जो समाज की जो उसके प्रति जो निगाहें रहती है उससे डरा हुआ रहता है। तो जब सामाजिक संगठनों के साथ लेकर आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो जो एक हिचक है, जो एक डर है समाज का, उसको तोड़ पाने में या उसको कम कर पाने में हमें सफलता मिल रही है? निश्चित तौर पे मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे हिचक की बात हम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं HIV का शब्द जब जुड़ता है, HIV और AIDS की हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कलंक और भेदभाव जैसी जो चीज़ें हैं वो समाज में जो हमारे हैं वो उभर करके सामने आ जाती है। तो जो HIV पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ग्रस्त कर लेता है और खुल करके सामने आ नहीं पाता है। तो ये एक तरीके से व्यवहार परिवर्तन की बात यहाँ पर है। तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार और हमारे जो NGO पार्टनर्स हैं वो मिल करके काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों में हम व्यवहार परिवर्तन ला सकें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि जो हमारे HIV संक्रमित भाई बहन हैं वो भी खुल करके आएँ। भाई उनकी कोई गलती नहीं है कि अगर उनको बीमारी लग गई है तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती है इसमें। तो मेरी उनसे भी यही अपील है कि वो भी खुल करके सामने आए, तभी हम मिल करके
ये जो कलंक भेदभाव की हमारे बीच में अब ये गढ़ बना चुका है, तो इसको हम तभी तोड़ने में सफल हो पाएंगे। कहीं ना कहीं अभी तक हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं इसमें पिछले कुछ सालों में, पर पूरी सफलता में प्राप्त करने में हमें उन लोगों का भी सहयोग। जैसे आपने एक बात कही कि HIV जो या एड्स जो प्रभावित लोग हैं वो खुद भी सामने आए, खुद सामने आने का जज्बा दिखाए। तो एक जानकारी में जिस तरीके से हमारी ये बात आई है कि उन्होंने उत्तराखंड में भी इस तरीके की पहल की है कि अपना एक ग्रुप बनाया जिसपे कि वो शेयर कर रहे हैं, तो वो आप कितना मददगार मान रहे हैं? निश्चित तौर पे जो हमारा यहाँ पर HIV पॉजिटिव लोगों का जो मतलब संक्रमित व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक नेटवर्क यहाँ पर बनाया है जिसमें वो निरंतर रूप से मतलब मीटिंग्स भी करते रहते हैं, मिलते हैं आपस में। वो ये भी बताते हैं कि आप ही एक अकेले पॉजिटिव नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो HIV से ग्रस्त हैं, मगर फिर भी वो अपना जीवन यापन बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। वहीं पर उनकी और कोई सामाजिक दिक्कत है कि मान लो किसी HIV पॉजिटिव को सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया कि वो HIV पॉजिटिव है, तो उसमें भी ऐसे नेटवर्क बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे पास तक ऐसी शिकायतें लेके आते हैं। तो जहाँ तक भी हमसे संभव होता है हम इन शिकायतों का निराकरण करते हैं। और ऐसा कोई केस अगर हमारे सामने आता है कि HIV पॉजिटिव होने की वजह से बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है या उसको नौकरी से निकाल दिया गया, तो इस पर सरकार जो है वो बहुत सख्त कदम ऐसी संस्थाओं के प्रति लेती है। जी। जो भेदभाव वाला मामला जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। होप संस्था का क्या अनुभव रहा है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सर आज ट्रेनिंग पे नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई? वो ना थोड़ी कमजोरी है। तो कमजोरी क्या हुआ? सर आज रक्तदान किया ना सर। बढ़िया। 30 मिनट में स्टेडियम पहुंचो। सब जानते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती, कुछ भी। 18 साल की उम्र से ही रक्तदान करें। जीतने से कामयाबी मिलती है और रक्तदान से खुशी। करके देखिए, अच्छा लगता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चर्चा की थी कि भेदभावपूर्ण जो नीति होती है, जो प्रभावित व्यक्ति है वो उसको एक साथ दो जगह पर दो मोर्चों पर लड़ना उसके लिए बहुत मजबूरी बन जाता है। अपनी बीमारी से निपटना, अपनी बीमारी से लड़ना उसके सामने चुनौती रहती है, लेकिन साथ में एक जो समाज की जो नज़रिया है, समाज की जो टीका टिप्पणी है और भेदभावपूर्ण जो नीति है उसके लिए भी उसको पूरी ताकत से लड़ना पड़ता है। तो होप संस्था के किस तरीके से इस मामले में अनुभव रहे हैं हम जानना चाहेंगे। कोई उदाहरण कोई इस तरीके से जबकि आपको लगा हो कि इस तरीके से चीजें सामने आ रही है समाज के सामने? अगर भेदभाव को हम देखें, अगर मैं 10 साल 12 साल का अनुभव बताऊं, तो ये हम बिल्कुल कहने को तैयार नहीं है कि ये पढ़े लिखों में नहीं होता या जो पढ़े लिखे ने उनमें। अक्रॉस द सेक्शन है जी, पूरे समाज में है जी। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे समाज का ये मतलब है कि अगर मेडिकल है तो सारे हो गए, नहीं। कुछ है पॉकेट। अगर गाँव में हम कुछ है लोग जो ये करते हैं। और कहीं ना कहीं बीच में 2-3 किस्से ऐसे आए, जैसे गांव में कुछ महिला और उसके बच्चे को लोगों ने पत्थर मारे और गांव से निकाल दिया, वो भी एक रहा। बीच में एक जब 2 बहनों का किस्सा आया, उसमें भी हमारी संस्था ने भूमिका निभाई और आज वो एक बहन उसमें नहीं है, एक है, लेकिन अपना जीवन यापन कर रही, क्योंकि समाज को जागृत करा। उसके बाद चाहे वो मेडिकल टर्म में बहुत से दफ़ा होता है, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं कि सारे डॉक्टर वैसे, बहुत सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि हम अवेयरनेस तो कर रहे, लेकिन जो केयर गिवर्स है जी, सेंसिटाइजेशन हुआ कि नहीं उनका जी, तो वो भी एक ज़रूरी है। और फिर पॉलिसी लेवल में एडवोकेसी, तो ये तभी रुकेगा, ये भेदभाव तभी रुकेगा। अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन और एडवोकेसी, ये पूरा एक चक्र है। और इसमें हमें ये सोचना है, ये जो भाई है, ये बहन है, ये हमारा ही है, हमारा ही परिवार है, हमारा एक उत्तराखंड से ही है या हमारे इस देश का है जी। और इसके पास भी एक जीवन है जो ये डिग्निटी के साथ जिएगा। तो कहीं ना कहीं ये भावना आनी चाहिए। अगर हम 12 साल देखें, 10 साल से देखें, कम हुआ है जी, लोग आगे आ रहे हैं, वो भेदभाव कम हो रहा है। क्योंकि स्कूलों में जहाँ से बच्चे निकलते हैं और दोनों निकलते हैं, वहीं पे ये बुनियाद में ही ये सब्जेक्ट वहाँ डाला जा रहा जी। स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन वहीं से हम तैयार कर रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों में है कि अगर हम पूछते हैं कि बच्चों अगर तुम्हें पता लग गया तुम्हारे गांव में जिस ऊपर किसी ने पानी लिया और नीचे आप ले रहे हैं वो HIV पॉजिटिव है, तो बच्चा पहले रुक जाता था जी, हम तो वो बंद ही कर देंगे, वहाँ आएंगे नहीं। आज ये है, भले हम थोड़ा रुक जाएंगे लेकिन वहीं से लेंगे।
अगर उसकी मदद करेंगे तो ये परिवर्तन आ रहा समय के साथ। जी। क्यों अवेयरनेस हुई है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल में। अगर आप पूरे उत्तराखंड को देखें या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य को देखें, हर स्कूल में रेड रिबन क्लब है जी। वहीं से HIV एड्स की रोकथाम की शुरुआत वही कड़ी है जी। अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं ये मिटेगा, हमारा देश और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और इन सबको लेके हम चलेंगे, कोई छूटेगा नहीं। जी। एक रवि जी एक ये जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक संगठनों को आप साथ लेके चल रहे हैं और NGO एक अपना उनका पूरा ढांचा होता है, पूरा खाका होता है, आपके साथ पूरे उनके करार होते हैं, सारी चीज़ें जो मदर NGO है, लेकिन अगर क्योंकि व्यक्तियों से भी बन के जैसे संगठन बनते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर हम बात करें, कई कोई इस तरीके के उदाहरण आपके आते हैं कि कोई जागरूक व्यक्ति आपसे अलग अलग क्षेत्रों से उत्तराखंड के वो HIV एड्स की जो लड़ाई है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है व्यक्तिगत तौर पे, एक संगठन के तौर पे नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में हैं, खासकर हमारे जो विद्यालयों में जो टीचर्स है, ऐसे भी लोग हमारे बीच में आए हैं, शिक्षक, जिन्होंने खुद एक मुहिम छेड़ रखी है HIV एड्स के प्रति जी, कि कैसे इसको उत्तराखंड से बाहर फेंकना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में आते हैं और समय समय पर हम ऐसे लोगों को अपने जो हमारे विशेष दिवस होते हैं, विश्व एड्स दिवस, महिला दिवस अभी आ रहा है 8 मार्च को, तो इन दिवसों पर हम ऐसे लोगों को सम्मानित करके उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं कि जिससे उनको देख करके, उनसे प्रेरणा लेकर के और भी लोग हमारे सामने आए। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक NGO जिसको हम ग्रांट दे रहे हैं या जिन्होंने हमसे करार किया है वही ये कार्य कर रहे हैं, पर जो भी सेंसिटाइज हो जाता है डेफिनेटली वो खुल करके आता है और खुद लोगों को लेकर के जो है हमारे पास तक पहुंचता है कि भाई ये HIV व्यक्ति है जो पीड़ित है और इसको ये सेवाएं नहीं मिल पा रही है, तो फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से जैसे किसी NGO से उसको सम्मत करा देते हैं, या हमारे ART में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो ऐसे हमारे देश में उत्तराखंड के अंदर कमी नहीं है ऐसे लोगों की कि जो स्वतः ही खुल करके बाहर आ रहे हैं और बहुत मतलब हमें मदद कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में। अगर आप 4 धाम यात्रा में भी देखेंगे तो वहाँ पे लोगों ने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, वहाँ पे पत्थरों में लिखा एड्स का ज्ञान बचाया जाए, वो किसी ने नहीं लिखा, वो एक मैं आज दूसरे प्रदेश से आया, मैं 4 धाम में जा रहा, मैं HIV एड्स से बहुत प्रभावित हूँ, इनकी वो जहाँ भी रुक रहे ना पत्थर में लिख के आगे चले जा रहे। लेकिन जब हम एज अ यात्री हम जा रहे हैं वहाँ, एड्स क्या होता है चलो हम देखेंगे, दूसरे से चर्चा करें, तो यही है इंडिविजुअल का एक योगदान HIV एड्स में जरूरी है। मैं ये नहीं कि एक संस्था है तभी करूँगा, मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये उत्तराखंड का हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, तो ये भी एक भावना है लोगों में। जी। अच्छा रवि जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप NGO के साथ जो अपना कोऑर्डिनेट करते हैं, NGO के साथ जो काम करते हैं, उसमें जो उनके लिए गाइडलाइन होती है या जो उनका चयन की चीज़ें रहती है, वो किस तरीके से किन किन मोटी मोटी बातों पर आप ध्यान देते हैं? इसमें अगर देखें तो हमारा जो NGO का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पूरा हमारे NACO की नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत सरकार का, उससे जो हमें गाइडलाइंस दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसी को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से हम अपने NGOs का सिलेक्शन करते हैं और बीच बीच में उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर होती है कि कोई NGO ऐसा तो नहीं है कि जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। तो अगर वो किसी भी इवैल्यूएशन में पाया जाता है कि उसका कार्य सही नहीं है, स्तर जो है वो नीचे जा रहा है, तो उसके प्रति फिर एक्शन भी सरकार की तरफ से उठाया जाता है। जी। होप संस्था के बारे में ये जानना चाहेंगे लॉरेंस सिंह जी कि जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र कहाँ तक है? इसको पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में माने या देहरादून में ही सिर्फ काम कर रहे हैं? हमारा जो अगर हम अवेयरनेस लें, अवेयरनेस हम कुमाऊं में भी करते हैं, हल्द्वानी और ट्रकर्स के बीच में, माइग्रेंट्स के बीच में, ऊपर गढ़वाल में भी करते हैं जी। अगर हम केयर के लिए मांगे, जो हमारा केयर सेंटर है उसमें हिमाचल से लेकर वेस्टर्न यूपी से लेकर उत्तराखंड तो पूरा है, तो हम ये मान के नहीं चलते कि हम एक के लें, जो आएगा हम उसकी सेवा करेंगे। और जो दून में ART लेने आता है तो ART के साथ ही हम बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में ये CCC सेंटर, तो जो भी निर्देश होते हैं, जो दवाइयाँ होती है वो हम बराबर उन्हें बताते हैं, कौन सा टाइमिंग हो उनका टाइम प्लान करते हैं, सुबह 8 फिर शाम 8, कैसा खाना खाना है, फिर डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव लिविंग होनी चाहिए, तो ये सब एक पैकेज बना के, अभी जो रॉ है पैकेज बना के तब हम उसे अपने गांव या उसके घर भेजते हैं।
जी। तो एक आमतौर पर एक जो सरकारी सिस्टम से जुड़ी हुई बातें रहती हैं, यहाँ पर आपकी बातचीत से तो ये निकल के आ रहा है निश्चित तौर पर कि बहुत अच्छा तालमेल है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं, लेकिन एक आमतौर पर सरकारी सिस्टम से जो एनजीओ रहता है उनकी शिकायत सरकारी सिस्टम से और सरकारी सिस्टम की एनजीओ से उस तरीके की शिकायतें रहती हैं। क्या इस पूरे अभियान में, जबकि आप सरकार के साथ जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ काम मिलकर कर रहे हैं, आपके अनुभव किस तरीके से रहे कि तालमेल के संदर्भ में खास तौर पर? तालमेल विभिन्न अगर स्टेजेस में देखें, भाई फंडिंग की स्टेज में देखें, कभी फंड नहीं आता नाकों से, हम यहाँ पे बोल रहे हैं फंड नहीं है जी, लेकिन इनकी भी गलती नहीं, तो हमें पूरा सोचना पड़ेगा। और सरकार में भी, हम भी सरकार है क्योंकि हम सरकार को भी चुनते हैं ना, तो हम भी उसमें जी। लेकिन तालमेल अगर देखा जाए तो बहुत कमिटेड है, चाहे एनजीओ है चाहे यूसेक्स में अगर आप देखोगे सभी कमिटेड लोग हैं, सबको पूरी डेप्थ नॉलेज है प्रोग्राम की जी। और जो नए उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसकी भी नॉलेज है, रिव्यू होता है, ट्रेनिंग होती है, एक्सपोजर्स होते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं कि वहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, एनजीओ क्या कार्य कर रही, या जो एचआईवी से ग्रस्त हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि पूरा ये है कि एक एचआईवी से ग्रस्त हो गया एक आदमी, महिला अपने जीवन में क्या करे। एक बॉम्बे में, एक उदाहरण के लिए मैं एक गढ़वाल का, चमोली का, बॉम्बे चले गया लड़का, होटल में काम किया, वहाँ बीमार हो गया और मालिक के पास रिपोर्ट आई एचआईवी पॉजिटिव। तो मालिक ये बोला ठीक है थोड़ा बीमार है, गाँव चले जा जी और वहाँ पे कर लेना, ये 5,000 रुपये ले। वो दिल्ली आया है, उसे भी रिपोर्ट पता लगी, पेपर दिए जी। उसने कहा यार वो बॉम्बे वाले ने गलत दी होगी रिपोर्ट, दिल्ली में दिखा दिया, दिल्ली में भी एचआईवी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव हो गए ना। फिर वो चमोली चले गया, वहाँ कहा यार यहाँ भी दिखा देता हूँ, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव हो गए। फिर उसने कहा ये सब बेकार है, दून बहुत अच्छा है, दून आ गया, यहाँ दिखा, यहाँ भी पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव हो गए, है एक पॉजिटिव है उसका। हाँ, उसका तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रैक हो रहा जी, ये भी ट्रैक हो रहा, ताकि लोग जो भी खून की जांच के लिए आ रहे सही अपना परिचय दे, अपना नाम सही बताए। और कभी कभी नहीं भी होता, एक स्वाभाविक है, मैं नहीं बताऊंगा, कभी होता है, लेकिन इसमें भी कमी आई है जी। और डाटा बिल्कुल क्वालिटी वाला है। और कहीं ना कहीं जो ये मिलके जो आप तालमेल की बात करें, अगर तालमेल नहीं होता ना, चाहे ऊपर लेवल में चाहे ग्राउंड लेवल में, ये आंकड़ा बढ़ना था, ये घटता ही नहीं कभी भी। तो दोनों का तालमेल बहुत बेहतर है। और जहाँ सोसाइटी है ये एकदम प्योर सरकार भी नहीं है, तो ये भी सोसाइटी है, सारे स्टाफ कमिटेड हैं और एनजीओ के साथ मिलके तालमेल चलता रहता। एक बड़ी चीज़ इसमें एक और है, जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है जो बार बार एनजीओ को तकनीकी सहायता देती है। अगर मैं एनजीओ, मेरे अगर इवैल्यूएशन में पॉइंट्स कम आए तो वो टेक्निकल सपोर्ट देखा किस क्षेत्र में मैंने इसे ट्रेनिंग देनी, तो वो सपोर्ट दे रहा। तो ये तालमेल है सरकार के साथ और यूसेक्स के साथ। जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ चर्चा की, खुलकर बहुत सारी बातें बताई, हमारा ज्ञानवर्धन किया, हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचाया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में हमने आज जो HIV एड्स की जागरूकता में सामाजिक संगठनों की सहभागिता विषय पर खुलकर चर्चा करी, विस्तृत चर्चा करी, और ये कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा प्रायोजित था। आपसे बहुत जल्द इसी तरीके के एक कार्यक्रम में फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।